नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव बनाने के लिए आपस में एक समझौता करते हैं और सीटों का जो बंटवारा था, मुस्लिम लीग की एक जो प्रमुख मांग थी, वो मांग कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। और इसका कारण यह है ताकि यूनाइट होकर के, संगठित होकर के अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके। विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता विषय चल रहा है, उस पर खिलाफत आंदोलन में, जो कि 1919 से 1922 के बीच चला। 1919 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्की के भविष्य को लेकर बहुत ही परेशान थे, यूं कहें कि उद्वेलित थे। ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चलाया और जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वह खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1922 तक भारतीय राजनीति में खिलाफत आंदोलन अपनी एक स्वतंत्र भूमिका खिलाफत आंदोलन की हम देखते हैं। खिलाफत का प्रश्न मुस्लिम समुदाय को क्यों इतनी व्यापकता से प्रभावित कर सका, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें भारतीय मुसलमानों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको समझना होगा। भारत के इस्लाम के अनुयायी देश की सीमा के बाहर रहने वाले सहधर्मियों से एक सहज भावनात्मक साम्य रखते थे और रखते हैं। वे सदैव मध्ययुगीन इतिहास के उन अध्यायों से प्रेरणा लेते रहे हैं जब इस्लाम के अनुयायी शासकों ने अपना सांस्कृतिक गौरव स्थापित किया। उदाहरण के लिए उमैया और अब्बासी खलीफाओं का काल तुर्की और ईरान में राजनीतिक उत्कर्ष का काल। ऐसे ही भारत में मुगलिया शासन का चरम बिंदु। ये जो चाहे वो तुर्की और ईरान में राजनीतिक उत्कर्ष रहा हो, चाहे भारत में मुगल शासन, ये दोनों भारत में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मुस्लिम वर्ग को भावनात्मक प्रेरणा देता रहा है। और जो मुस्लिम कवि हुए हैं, चाहे हाली हों, सिबली हों, अमीर अली हों, इकबाल हों, उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्लामी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों, चाहे वो बगदाद है, मक्का, मदीना, दमिश्क, कुस्तुनतुनिया, दिल्ली, इनकी उन्होंने प्रशंसा की है। वर्तमान में तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों की एक विशेष आस्था थी, जिस काल की हम विद्यार्थियों बात कर रहे हैं। तुर्की का सुल्तान न केवल अतीत का प्रतीक था, अपितु वह जो तुर्की का सुल्तान है, मुस्लिम विश्व का धार्मिक खलीफा भी था। आम मुसलमान के लिए वह मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी था, जिसे वे अपना आध्यात्मिक नेता अमीर अल मुमिनीन मानते थे। अमीर अल मुमिनीन मानते थे। इसके अतिरिक्त
वह अरब प्रदेश में स्थित जो पवित्र स्थान है, जिसको जजीरात अल अरब, उनका संरक्षक था। ये पवित्र स्थान मक्का है, मदीना है, यरूशलेम और स्वयं कुस्तुनतुनिया थे। तुर्की के साम्राज्य के नष्ट हो जाने से इन स्थानों का गैर इस्लामी हाथों में पड़ने की कल्पना ने भारत के मुसलमानों को शासन के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक सूत्र में बांध दिया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दिसंबर 1919 तक बंबई के कुछ मुस्लिम जो व्यापारी थे, व्यवसायियों के हाथ में था, जहां पर 19 मार्च 1919 को एक खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक मीटिंग हुई लखनऊ में, जहां 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी इस समय रॉलेट एक्ट जो था उसके प्रति उनके मन में रोष था, तो गांधी जी ने रॉलेट बिल के आंदोलन के ही समय से खिलाफत के प्रश्न पर, क्योंकि उस समय वो आंदोलन रॉलेट एक्ट का खिलाफ, और ये खिलाफत का प्रश्न, इस पर गांधी जी को यह एक स्वर्णिम अवसर था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ दोनों कौम को लेकर अपना दबाव बनाने के लिए। अब उन्होंने खिलाफत दिवस को सफल बनाने की जोरदार अपील की। विद्यार्थियों, आप यहां समझ सकते हैं कि खिलाफत का जो प्रश्न था मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित था। हिंदुओं का इससे वैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी ने हिंदुओं से भी अपील की और उसका असर हुआ। मुस्लिम जनगण में खिलाफत के संदेश को पहुंचाने के लिए जो जुम्मे की नमाज, शुक्रवार को जो नमाज होती है, के अवसर पर एकत्रित भीड़ का उपयोग किया गया। उर्दू लैंग्वेज में जो कई समाचार पत्र थे, उनके अंदर इसका प्रचार प्रसार किया गया। खिलाफत दिवस के आयोजन का प्रभाव बम्बई, मद्रास, बेंगलोर जैसे शहरों, बंगाल और यूपी के छोटे जो शहर थे वहाँ भी, कस्बों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। परंतु यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता थी। 11 नवंबर 1919 को बंबई की खिलाफत कमेटी ने अपना नाम सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑफ इंडिया कर लिया। सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑफ इंडिया इन्होंने अपना नाम कर लिया। परंतु आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के हाथ में चला गया, जिसका जो गठन है वो 19 मार्च 1919 को हुआ था। उसके हाथ में इसका नेतृत्व चला गया, जिसने 23-24 नवंबर को अपनी बैठक में ब्रिटेन में जो 1919 में हुई, उसमें वस्तुओं का बहिष्कार और शांति संधियों के संबंध में मनाए जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय लिया। परंतु गांधी जी के विरोध के कारण विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। सरकारी क्षेत्रों में भी यह स्वीकार किया गया कि इस निर्णय के कारण बंबई जैसे शहरों में भी शांति समझौतों की खुशी में मनाई जाने वाली दिवाली आंशिक थी। ओके। अब विद्यार्थियों, जो दिसंबर 1919 में बाहर जो 3 प्रमुख नेता जो अभी जेल में थे, अली बंधु, एक का नाम शौकत अली, दूसरे मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, उनको रिहा कर दिया गया। उनके आते ही खिलाफत आंदोलन का एक दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। नेतृत्व की दृष्टि से
अब भी आंदोलन बंबई के व्यापारी वर्ग के स्थान पर पत्रकारों के हाथ में चला गया, शिक्षकों के हाथ में चला गया और मुल्लाओं के हाथ में चला गया। अब छोटे शहर और गांवों में भी आंदोलन का संदेश पहुंच गया। 14 मई 1920 को तुर्की के साथ संधि समझौते की शर्तों को प्रकाशित कर दिया गया। जैसी की आशंका थी, न केवल तुर्की साम्राज्य का विभाजन हुआ, उसको खंड खंड कर दिया गया, साथ में इस्लाम से संबंधित पवित्र स्थानों को गैर इस्लामी देशों के संरक्षण में उनके शासन के अंतर्गत लाया गया। इलाहाबाद के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास के विरोध के बावजूद खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी थे। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, गांधी जी का जो प्रभाव था, उसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो उसको 826 मत मिले, जबकि विरोध में 800 माफ करना विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो कि गांधी जी ने रखा उसको 1826 मत मिले और विरोध में 804 मत पड़े। इस प्रकार इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्राप्त हो गई। 1920 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति और खिलाफत का जो है उसका समाधान, इन दो उद्देश्यों को लेकर के 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। 1921 का वर्ष विद्यार्थियों, 1921 का वर्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जागृति और चेतना का वर्ष है, जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित था। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर उनको बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित कराने में उलेमा वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, परंतु सामाजिक दृष्टि से लगभग धर्मांध और रूढ़िवादी इस वर्ग जो उलेमा वर्ग था, इसके द्वारा नेतृत्व प्रदान करने के कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकले। वो परिणाम बहुत गंदे परिणाम विद्यार्थियों। ये परिणाम हमें हिजरत और मोपल्ला जो विद्रोह की घटनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उधर हम 1920 की बात करते हैं विद्यार्थियों। एक घटना, मौलाना आज़ाद ने एक फतवे से ब्रिटिश शासन को काफिरों का शासन मानते हुए भारत को दारुल हर्ब यानी कि युद्ध का स्थान घोषित कर दिया। धार्मिक दृष्टिकोण से मुसलमानों के पास इस स्थिति में या तो जिहाद या किसी अन्य देश में हिजरत करने का विकल्प था। आज़ाद के द्वारा दिए गए फतवे का सबसे अधिक प्रभाव सिंध और पश्चिमोत्तर प्रांत के निम्न वर्ग पर विशेष रूप से पड़ा। उन्होंने अपने निकट के इस्लामी देश अफगानिस्तान जाने का निर्णय किया। उन्हें यह विश्वास था कि अफगानिस्तान उनकी भावनाओं का सम्मान करेगा। हिजरत के लिए यात्रा व्यय जुटाने के लिए बहुत से गरीब किसानों ने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी, खेत बेच दिए, स्वर्ण आभूषण बेच दिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगस्त 1920 तक 18,000 मुसलमानों ने अफगानिस्तान के लिए यात्रा की, जबकि हिजरत करने वाले मुसलमानों की संख्या 5 से 20 लाख तक बताई जाती है।
अपनी यात्रा के मार्ग में बहुत से शारीरिक और अन्य कष्ट उठाने पड़े और खैबर के दर्रों को पार करते समय बहुत से जो बूढ़े थे, बीमार थे, कमज़ोर थे, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत से लोग बीमार हो गए। जब मुहाजिरीन की इतनी बड़ी संख्या अफ़गानिस्तान पहुंची तो वहाँ के शासकों ने, अधिकारियों ने इनको अपने देश में बसने की संभावना से वो उनको एक आतंक हो गया, वो उनको एक परेशानी हुई और उन्होंने बलपूर्वक उनको वापस भेज दिया। इतनी लंबी यात्रा से थके और अपनी संपत्ति से वंचित इनकी दुर्दशा विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं, अकथनीय ये उन लोगों की स्थिति उस समय। ये खिलाफत आंदोलन की हम विद्यार्थियों जो हम बात कर रहे हैं, मुल्ला जब वर्ग इसमें आ गया तो इसमें धर्मांधता बहुत ज़्यादा पैदा हो गई और जिसके कारण दक्षिण भारत में मालाबार के पश्चिमी किनारे पर भीषण हत्याकांड हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला क्षेत्र, इस क्षेत्र में निम्न हिंदू जातियों के वंशज थे जिन्होंने अरब संपर्क के काल में इस्लाम स्वीकार कर लिया था। आर्थिक दृष्टि से वे गरीब किसान थे। इनका शोषण अंग्रेजी नीतियों से लाभान्वित नंबूदिरी जमींदार और नायर साहूकार वर्ग करता था। दक्षिण भारत के अंदर ये दोनों क्लासेज हैं, नंबूदिरी जमींदार और नायक साहूकार वर्ग करता था। 1873 और 1885 में मोपला अपनी दयनीय स्थिति के विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे और शासन की ओर से एक विशेष पुलिस दस्ता यहाँ पर स्थायी रूप से रख दिया गया था। फिर भी 1894 और 1896 में उनके विद्रोह हुए। 1921 के प्रारंभ में खिलाफत समर्थक जो मुल्ला हैं वो मालाबार पहुंचते हैं और जो मोपला में जो लोग जिनकी आर्थिक दृष्टि से जो पहले ही कमज़ोर थे, उनको उनकी दृष्टि में जो ब्रिटिश शासन है और जमींदार हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। वे भड़क उठे। जमींदार हिंदू थे लेकिन सभी हिंदू जमींदार नहीं थे, सामान्य हिंदू भी प्रजा थी वहाँ पर। लेकिन जो जमींदार जो ज़्यादातर थे वो हिंदुओं में थे, लेकिन हिंदू भी मुसलमानों की तरह बहुत सारे गरीब थे, क्योंकि जो मुसलमान बने थे पहले वो भी कभी गरीब हिंदू थे, तो अभी भी हिंदुओं में वो, तो वहाँ स्थिति बिगड़ गई। प्रारंभ में तो उन्होंने पुलिस और सेना पर आक्रमण किया, परंतु उनके क्रोध के जो शिकार हैं सबसे अधिक हिंदू पड़ोसी हुए जिनके साथ वो इतने सालों से रह रहे थे, जो सामान्य हिंदू थे। बहुत से हिंदुओं को उन्होंने जो उनके साथ में उन्होंने मारपीट की, मार काट की। हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, दुकानों को लूट लिया गया, घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ, जबरदस्ती हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए विवश करके मुसलमान बना दिया गया। नवंबर 1921 तक सेना की सहायता से विद्रोह को नियंत्रण में किया गया, लेकिन विद्यार्थियों उस समय तक 3000 जानें जा चुकी थी। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से प्रारंभ किया गया असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो महात्मा गांधी जिनको लेकर के चले थे, उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फरवरी 1920 में महात्मा गांधी 1922 विद्यार्थियों फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत समर्थकों को इससे विशेष निराशा हुई। मार्च 1922 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी में गांधी के निर्णय की कटु आलोचना की गई। परंतु विद्यार्थियों, मजे की बात यह है कि तुर्की
जिसके साम्राज्य विभाजन के लिए भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और फिर वो आंदोलन सांप्रदायिक हो गया और फिर वो जो कत्लेआम हुआ जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया। अब तुर्की में देखिए क्या हुआ। तुर्की में घटना चक्र बदल गया। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की के सुल्तान को अपने राजनीतिक और धार्मिक पदों को अलग अलग रखने को बाध्य किया कि राज्य और धर्म अलग है। 3 मार्च 1924 को तुर्की के सुल्तान को वहां से निष्कासित कर दिया गया और खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। अब देखिए विद्यार्थियों, विदेश की एक घटना, उस विदेश की घटना से अपने देश को कितना नुकसान पहुंचाया मुल्ला ने, मौलवियों ने, जो कट्टर, जिनके संकीर्णता वाले जो मुसलमान थे, उन्होंने, उन मुसलमानों ने देश को, इसलिए राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मुस्तफा कमाल पाशा ने ठीक किया कि धर्म अलग चीज है, राजनीतिक अलग चीज है, धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए और राज्य को हमेशा धर्म से ऊपर मानना चाहिए। ये बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आज से 2500 साल पहले लिखी। 2300 साल लगभग पहले कौटिल्य ने ये बात लिखी कि जब धर्म और राज्य का टकराव हो तो राज्य की बात माननी चाहिए, शासन की बात होनी चाहिए। लेकिन देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके बाद में मुस्लिम जो नेतृत्व है उसमें विभाजन हो गया और कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ गई और एक समूह धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गया। एक अन्य वर्ग जिसको हम नेशनलिस्ट मुसलमान कह सकते हैं, जो कांग्रेस की स्वराज्य पार्टी की नीतियों का समर्थक था, जो राष्ट्रीय मुस्लिम थे, जिनमें हकीम अजमल खां, टी.ए. शेरवानी, मौलाना आज़ाद, आदरणीय M.A. अंसारी, इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। मुल्ला वर्ग की राष्ट्रीय आंदोलन में अब जो एक राष्ट्रीय भूमिका थी, एक जो देश को एक साथ जो लेके चलने के लिए ये जो आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें जो मुल्ला वर्ग जो कूद पड़ा था, अब वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।